हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल 8 तक हमने कल की क्लास में कर लिए। अब 9 नंबर वाला एग्जांपल करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं, जो कि आपको दिख रहा है। और एग्जांपल नंबर 9 जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि 1000 रुपए की एक धनराशि 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। बात यूं है कि यहाँ पे 1000 रुपए की धनराशि है और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्या निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज पता करना है भी कितना लगा। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, पता करेंगे कि ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो उसके लिए आपको बताइए भी हम पहले वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज एपी बना रहा है, इसके लिए हमें पहले वर्ष का ब्याज चाहिए और दूसरे वर्ष का ब्याज चाहिए और तीसरे वर्ष का। इस तरीके से 3-4 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। फिर आपको पता है कि कोई भी श्रेणी को एपी सिद्ध करने के लिए हमें उसका सारा अंतर निकालना होता है या दो पदों का अंतर निकालना होता है। लगातार दो पदों का अंतर अगले लगातार दो पदों के अंतर के बराबर आ जाता है तो हमारी होती है एपी, और बराबर नहीं आता तो एपी नहीं होती। तो अभी हमें क्या पहले हमारा काम ब्याज निकालना है और वो भी 3 साल तक कम से कम निकालेंगे ब्याज। तो फिर हम उसको पता कर लेंगे भी ये एकदम अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, क्या ब्याज एपी बना रहे हैं। तो इसका उत्तर हाँ या ना में हो जाएगा भी एपी बनाते हैं, हम निकाल देंगे। यदि ऐसा है मतलब एपी अगर बनाते हैं, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। मतलब वर्षों की संख्या 30 दे दी। यहां पर वर्षों की अगर आपको संख्या 30 दे दी, इसका अर्थ है एन का मान 30 दे दिया। बस ये मानो पहले वर्ष का 1, दूसरे वर्ष का 2, इस तरीके से एन का मान होता रहता है। पहले साल एक साल हो गया, दूसरे साल, तीसरा साल। अब बात यूं आती है कि 30 वर्षों की बात करते हैं, एन बराबर 30 हो जाएगा टोटल। हमें निकालना है A30। उसके लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। A प्लस 30 माइनस 1D। क्या चाहिए, A चाहिए प्रथम पद और D डिफरेंस सारांतर चाहिए। अगर ये एपी आएगी तो सारांतर हमें मिल जाएगा और नहीं आएगी तो हमें ये ज्ञात ही नहीं करना। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से चलेगा आगे कि देखो सबसे पहले 1000 रुपए की धनराशि है तो मैं लिख देता हूं यहां पे मूलधन हमारा है 1000 रुपए और दर जो इसकी है 8%। तो पहले वर्ष का ब्याज निकालते हैं। पहले वर्ष का ब्याज, वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। कितना आएगा पहले वर्ष का साधारण ब्याज। मूलधन गुणा में 1000 मूलधन है और गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100। ये सूत्र होता है PRT बटा 100। मूलधन, रेट, टाइम। चलो बात करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 0 से 2 0 काट दिया, मतलब 2 0 थी नीचे और 2 0 ऊपर थी तो ये काट दिया। यहां से 10 और 8 आया, 10 गुणा 8 आया, ये तो आ गया 80। मतलब पहले वर्ष का ब्याज आया 80 रुपए। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज या साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज मतलब 1000 रुपए पर ही लगता है। देखो चक्रवर्ती ब्याज होता है तो अगले वर्ष में क्या होता है कि मूलधन के साथ पहले वर्ष का ब्याज जुड़ जाता है, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। सिंपल क्या लगता है, 1000 पर ही लगता है या मूलधन पर ही लगता है जितना होता है, और वैसे 8%। और इसी के साथ 2 वर्ष का ब्याज होगा, वो 2 वर्ष का हो जाएगा। टोटल 2 वर्ष का करने हैं, है ना। 2 वर्ष का ब्याज बटा 100। भी धनराशि किसी को ब्याज पे दी 1000 रुपए, तो 1 साल में अगर लौटाते
तो 80 रुपए ब्याज लगेंगे। 2 साल में लौटा दे तो कितने लगेंगे वो यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखो 0 से 0 और ये 10 गुना 8 गुना 2, देखो 8 गुनी 16 और 10 160। बस भाई 2 साल बाद में अगर वो लौटाएगा तो 160 रुपए ब्याज लौटाएगा। और ये ब्याज की बात चल रही है। अब अपन करते हैं तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज सेम तरीके से, तो 1000 गुणा में 8 गुणा 3 बटा 100, 2 0 2 0 8 3 24 और 1 ये 210 40 हो गया। सॉरी, इस तरीके से अब ये 3 पद बन गए। ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी के लिए देखो यहां पर A1 आपके पास है 80, A2 आपके पास है 160, A3 आपके पास है 240। समांतर श्रेणी अगर पता करनी है तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 करना है। देखो A2 कितना है, A2 हमारे पास 160 है और A1 कितना है हमारे पास 80 है। 160 में से 80 जाएगी तो 80 बचेंगे। और A3 हमारे पास है 240, 240 में से क्या घटाना है 160, कितना हो जाएगा, ये भी 80 बचेगा। इसका अर्थ है ये तो एक समांतर श्रेणी है। या 1-2 साल और निकाल के देख सकते हैं, वो भी चलेगा। इसका अर्थ ये एक क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। यहाँ पे सारव अंतर जो हमारा बना, सारव अंतर D बराबर कितना हो गया 80। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें निकालना है A30। ठीक है, तो A30 कैसे निकलेगा, पहले इस चीज को थोड़ा सा लिख लेते हैं। इधर कह रहा है कि 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, तो वर्षों की संख्या n बराबर 30 हमें ज्ञात करना है। A30 कुल ब्याज हो जाएगा ना 30 वर्ष बाद। दरअसल ये A1, A2 और ये A3 इस तरीके से ब्याज शो कर रहे हैं इतने साल का क्या ब्याज। उसी तरीके से A30 भी वो जो पद होता है वो इसके ब्याज को शो करेगा। हम जानते हैं A प्लस 30 माइनस 1 और D होता है ये। तो A कितना है हमारे पास 80 और 30 में से एक गया कितना बचा, 30 में से एक गया 29 और D कितना है हमारे पास, D है हमारे पास 80, D भी 80 है। तो एक काम कर सकते हो, देखो दोनों में 80-80 कॉमन आ रहा है ना, तो 80 बाहर कॉमन ले लो, अंदर बचा यहाँ पे 80 किस गया, एक बचा और 29 अलग बच गया। 16 करेंगे तो 80 गुणा 30, 29 और 31, 8 के 24, 8 के 24 जाएगा, 2 0 और लग जाएगी 2400। तो A30 आ गया 2400। अतः लिख देंगे नीचे 30 वर्षों बाद ₹2400 ब्याज देना होगा। ये तो बनी बात इसकी, बहुत ही सरल प्रश्न है। यहां से समांतर श्रेणी पता चल गई, इसके बाद हमने ये काम कर दिया, इतना सरल प्रश्न है। अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 10वां क्वेश्चन। कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। अंतिम पंक्ति मतलब AN वाली पंक्ति, उसमें 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुल कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या बतानी है। इसका अर्थ है n का मान बताना है। जहां हमें पहली पंक्ति में कितने हैं, पहली पंक्ति में गुलाब, दरअसल ये A1 दे दिया आपको या A दे दिया, कितने हैं
23 गुलाब है। A2 कितना, दूसरी पंक्ति में गुलाब A2 है वो कितने हैं, 21। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में कितने दे दिए हमें, 19। बस, तो ये तो बहुत गजब हो गया, 3 पंक्तियां दे दी। अब हम क्या करेंगे, हमें पता करना, देखो एक चीज और दे रखी है यहाँ पे, अंतिम पंक्ति AN वाली पंक्ति होती है, उसके अंदर 5 दे रखे हैं पौधे गुलाब के। हमें क्या पता करना है, यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है, कुल पंक्तियां कितनी है। तो देखो an की जगह a प्लस n-1 और d लिख देंगे। अगर a हमारे पास पड़ा है, d हम निकाल सकते हैं तीनों पदों से, और n निकाल लेंगे, फिर इतना ही काम है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले A2 माइनस A1 करते हैं और A3 माइनस A2 कर लेंगे। पता तो करें ना सही आ रहा है कि सेम आ रहा है। यहाँ A2 कितना है, 21 और A1 कितना है, 23, तो ये माइनस का 2 आया, और A3 19 माइनस A2 कितना है, 21, ये भी माइनस का 2 आ गया। तो D बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। D क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। जैसे ही D माइनस का 2 आया, अब क्या करना है कि हमें वहां से मान देखना है। देखो अंतिम पंक्ति में संख्या, अंतिम पंक्ति में संख्या या गुलाब के पौधों की संख्या AN होगी, और वो भी 5 है, ठीक है। तो यहां पर हम AN की जगह मान रख देंगे A प्लस n-1 और D बराबर 5। देखो A का मान कितना है, A का मान सबसे पहले 23 दे रखा है, और n हमें पता ही नहीं है दरअसल कितना है, n तो निकालना है, पंक्तियों की संख्या है वो निकालनी है, और D हमारे पास माइनस का 2 है बराबर 5। अब इस तरफ करते हैं, देखो 23 को उधर ले जाता हूं, 5 माइनस 23 हो जाएगा बराबर, इधर सामने क्या होता, 2 का गुणा इधर प्लस, इस माइनस का गुणा प्लस से होगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। जैसे ये माइनस बना, अंदर n-1 और ये 2 इधर रख लेते हैं, यहां से सोल्व करेंगे, n-1 और 2, 23 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 18, वो भी माइनस के, 18 माइनस माइनस कर जाएगा, यहाँ पे 2 इसके भाग में जाएगा, n-1 18/2, ये आ गया 9, और n-1 है तो माइनस इधर जाके 9 में जुड़ जाएगा, 9 और 1 10 बन जाएगा। इस तरीके से n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये तो बहुत सरल हो गया। अतः लिख देंगे, अतः पंक्तियों की कुल संख्या बराबर 10 है। इतना ही काम है, बहुत ही सरल प्रश्न हो गया। चलो अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहा है कि एपी क्या दे रहा है, एपी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एपी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो A1 हमें दे रखा है 8, A2 हमें दे रखा है 3, A3 हमें दे रखा है -2, और n का मान दे रखा है 22, क्योंकि 22 पद तक की बात किया ना। तो हमें ज्ञात करना है S22, योगफल ज्ञात करना है ना, सीधा सीधा बोल रहा है ना, योग ज्ञात कीजिए, तो S22 ज्ञात करना है। S22 ज्ञात करने के लिए चूंकि S22 Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 और d होता है। n हमारे पास 22 है, कोई बात नहीं, एक a भी हमारे पास है, फिर 22 लगा देंगे, यहाँ पे भी हमारे पास d नहीं है, तो d हम यहां से निकालते हैं, a2 - a1, और a2 - a1 से काम चल जाएगा, क्योंकि देखो a2 - a1 यहाँ पे ap पहले से दे रखी है हमने, इसलिए सीधा सीधा a2 - a1 ही कर लेंगे। तो a2 3 है, -8 करेंगे, तो 8 में से 3 इस तरीके से जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 5, किसका, माइनस का। चलो ये d आ गया हमारे पास, क्या आ गया,
डी, डी आया माइनस का 5। अब क्या करते हैं, S22 ज्ञात करते हैं। S22 बराबर क्या होगा, इसी साथ में हम क्या इस तरीके से फॉर्मूला लिख देंगे, Sn का साथ साथ में n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। यहां पर 22 है तो 22 बटा 2 कर देंगे सीधा सीधा, और n 2a कितना है हमारे पास, a ये 8 प्लस n कितना है 22 माइनस 1 और d कितना है 5 माइनस का। सोल्व करेंगे तो 11 बाहर जाएगा, बाहर 11, 8 दूनी 16 बना, ये 21 ही बचा, गुणा माइनस का 5। एक बार माइनस का 5 फिर से मैं लिख रहा हूं, बाद में इस माइनस का इसके प्लस के साथ गुणा कर देंगे। देखो 11 16 माइनस प्लस माइनस 21 5 है 105, ठीक है। अब क्या करते हैं, 16 में से 105 घटाएंगे तो देखो कितना आता है, यहां पर बचेगा देखो 15 में से 6 जाएंगे तो 9, और फिर यहां पर 9 में से 1 गया 8, ये बचा 89। अब 11 का 89 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा, 11 का 89 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 99, 9 और 9 बचा आंसर 11 88, 8 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 8 रहेंगे 9, ये 97 आ गया। तो इस तरीके से आया 979, क्या आया S22, ये इसका आंसर बनता है। और अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर ये देखो, यहां पे माइनस था, माइनस का 89 आया था तो ये भी माइनस का ही बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये क्वेश्चन है हमारा 12वां उदाहरण नंबर, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, एपी दे रखी है, उसके प्रथम 14 पदों का योग कितना 1050 है, तो इसका मतलब S14 दे रखा है हमें 1050। इसका प्रथम पद 10 है, इसका प्रथम पद अर्थात a दे रखा है 10, और 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब a 20 ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, ना कि यहां पर 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। आपसे योगफल भी पूछ सकता है कोई भी पद का, लेकिन अगर यहां पर 20वां ही पद पूछ रहा है ओनली, वही ज्ञात करेंगे। आप अपनी मर्जी से निकाल के देखा करें बीच में कहीं और योगफल। तो सबसे पहले यहां बात आती है कि देखो S14 है, तो A20 ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होगी, A20 ज्ञात करने के लिए हमें A की आवश्यकता पड़ेगी प्लस 20 माइनस 1 और D की आवश्यकता पड़ेगी, A प्लस 19D। तो पहले D की, A तो पढ़ा है हमने दे रखा है, और D की जरूरत पड़ेगी, देखो D की जरूरत पड़ेगी, उसको हम निकालेंगे, D कितना आएगा वो चीज हमें चेक करनी है, ठीक है। तो देखो पहले S14 का सूत्र लिखते हैं यहाँ पे, S14 की जगह सीधा सीधा सूत्र लगा देता हूं, 14 बटा 2 गुणा A कितना है 10 प्लस 14 माइनस 1, और D तो पता ही नहीं है, D ही तो निकालना है, और यहां पर 1050 बराबर पड़ा, ये सामने सेम चीज, इसकी जगह मैंने वैल्यू रख दी। और चूंकि ये काम और कर देते हैं, भूलना नहीं है इसको, क्योंकि Sn का फॉर्मूला हमने यूज किया है, तो वो फॉर्मूला सामने बता देंगे भी, n बटा 2a प्लस n माइनस 1 और d हुआ करता है, तभी हमने ये काम किया। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से काट देंगे, 7 बार कटेगा, बाहर 7 पड़ा है, 10 दूनी 20 हो गया, प्लस ये बचा हमारे पास 14 में से 1 गया 13D, और ये बचा 1050। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, 7 इसके बटा में भेजना है, या तो 7 यहां पर देखो गुणा कर लो इसके अंदर, या 7 बटा में भेज दो, तो अपन क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, सरल रहेगा। क्यों, देखो 7 में 14 140, 13 7 91 और D
और 1050, सीधा 140 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो 1050 में से 140 घटाना है तो देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 10 में से 1 गया तो 9, और इधर 91D बचा है, तो D बराबर 910 बटा 91, और ये पूरा 10 बार जाएगा तो 10 आ जाएगा, D बराबर 10 आ गया। अब D डिफरेंस सारा अंतर 10 आ गया, हमें क्या ज्ञात करना है, A20 ज्ञात करना है। तो A20 इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 और D। अब इस तरीके से अब लिख देंगे A20 बराबर अलग से, इसके नीचे नहीं, एक पेज नहीं, अगले वाला पेज यहाँ पे, ये इसके पीछे लिखना आगे, है ना। तो A20 A कितना हो गया हमारे पास, A हमारे पास पड़ा है 10, 20 में से 1 जाएगा तो 19, और D कितना हमारे पास यहाँ पर, D भी हमें 10 मिला। तो ये क्या बना, 10 प्लस ये 19 है 190, और सीधा सीधा 200 बन गया। तो A20 क्या आ गया, 200, और ये इसका आंसर रहेगा। बस ये तो बहुत ही सरल प्रश्न बना। दोबारा देखना, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आए दोबारा देखना, किसी भी प्रश्न में कहीं भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर डालें, बता दें कि क्या समस्या आ रही है। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है 13वां क्वेश्चन क्या करे, एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए, 78 हो जाए। मतलब माना n पदों का योग कितना, 78 है, तो एस n बराबर क्या है, 78, और पता क्या करना है, n मतलब कितने पदों का योग, ठीक है। इससे पहले हमें दे रखी है एपी दे रखी है, तो ए हमें दे रखा है 24, और A1 सॉरी, और A2 दे रखा है, ए या A1 एक ही बात होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A2 कितना दे रखा है हमें 21, A3 हमें दे रखा है 18, और इस तरीके से एपी आगे दे रखी है पूरी। अब पहले A2 माइनस A1 निकाल लें, यहां से D निकल जाएगा, A2 माइनस A1 कितना, A2 कितना है 21 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, किसका, माइनस का 3 आ गया, D डिफरेंस यहां लिख देंगे अलग से, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं n का मान निकालने के लिए, चूंकि Sn बराबर 78, तो Sn का फॉर्मूला भी यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको आता है अच्छे से, वैसे चूंकि मैं लिखना ही चाहिए, n बटा 2a प्लस n माइनस 1 और d, बस। अब Sn की जगह क्या लिख देते, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देता हूं, n बटा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 और d। देखो हमारे पास यहां पर a भी पड़ा है और क्या पड़ा है, d भी पड़ा है, तो a और d दोनों पड़े हैं, तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, इसको तोड़ लेंगे। देखो इसमें वैल्यू रख देंगे, n बटा 2 गुणा a कितना है, देखो 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 a 24 प्लस n माइनस 1 पता नहीं, लेकिन d हमारे पास पड़ा है माइनस का 3 बराबर 78। अब क्या करते हैं, इस चीज को सेम की सेम उधर लिख लेते हैं, n बटा 2 और 24 दूना 48, और प्लस में ये देखो 3 माइनस का यहाँ पे गुणा करते हैं सीधा सीधा, देखो माइनस हो जाएगा, माइनस n माइनस 1 और 3 बराबर 78 पड़ा है। सोल्व करेंगे, देखो n और 2 उधर भेज देंगे गुणा में उसके, तो 48, 3 का अंदर गुणा करेंगे 3n बन जाएगा, और देखो माइनस का भी साथ में गुणा करेंगे और 3 का भी करेंगे, तो 3n बन जाएगा, और माइनस ये प्लस बन जाएगा, और 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा, और ये बराबर 78 गुणा 2। अब ये देखो n और
48 और 3 कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। 48 और 3 51 बन जाएगा, और -3n, और ये 156 बन जाएगा। अब क्या होगा कि देखो इसमें n का अंदर गुणा करेंगे तो ये तो 51n बनेगा, और ये 3n² बनेगा, बराबर 156 बन जाएगा। जब आपको पता चले भी n² आ गया, इसका अर्थ ये बनी द्विघात समीकरण। जैसे द्विघात समीकरण बनी, इसको सरल करने का तरीका अलग कर लेंगे। पहले तो इसमें इसको माइनस हटाना पड़ेगा, क्योंकि n² में माइनस नहीं होना चाहिए। तो उससे पहले भी हम क्या करते हैं, 3 का डिवाइड करते हैं। तो देखो इसमें 3 का डिवाइड किया, इसमें 3 का किया, और इसमें तो पूरी में 3 करें, फिर अलग अलग करना पड़ता है। तो ये तो 17 हो गया, तो यहां पर तो आया 17n, और यहां पर आया 3 से 3 कट गया, सिर्फ n²। और यहां पर क्या 5 थी 15, और 3 दूनी 6 52। ठीक है, 5 थी 15 और 3 दूनी 6 52 आ गया। अब क्या करते हैं, देखो इसको इधर ले आते हैं। देखो यहाँ पे पहले माइनस का गुणा करते हैं, तो -17 बन जाएगा, और प्लस ये n² हो जाएगा, और ये माइनस का 52 हो जाएगा। अब इसको n² को आगे लिख लेते हैं, -17n लिख देते हैं, और ये माइनस का इधर था, प्लस का हो गया 52 बराबर 0। अब इस 17 के टुकड़े करने हैं, 17 के टुकड़े करने हैं 2। आना क्या चाहिए, 52 गुणा 1, 52 ही आना चाहिए टोटल। पहले इसके फैक्टर देख लो क्या होते हैं। तो देखो फैक्टर क्या होते हैं, 2 का भाग दें 52 में, तो ये कितना बनता है, 2 और 6 26। ठीक है, फिर 2 का भाग दें तो 13, और फिर 2 का नहीं जा रहा तो कुछ नहीं जा रहा, तो क्या पूरा जाएगा। तो इसके फैक्टर ये बनते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब बात यूं आती है कि इसके फैक्टर के मुताबिक ही इसके भाग होने चाहिए। एक काम करते हैं, 13 दूना 26 कर लेते हैं एक तो, और 1 2 कर लेते हैं। तो 26 और 2 जोड़े घटाए कुछ भी करें 17 नहीं आएगा, लेकिन 2 दूनी 4 कर लेते हैं, और 1 13 कर लेते हैं। 4 और 13 कितने होते हैं, टोटल 17 हो गए। तो ये आ गया 17 वाला। इसके फैक्टर बनते हैं 2, मतलब पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, 13 चौक 52 भी हो जाएगा, 13 चौक 52 पूरा पूरा ये भी हो जाएगा, और दरअसल 13 और 4 17 भी हो जाएंगे। इस तरीके से काम हो जाएगा। अगर फैक्टर होने होंगे तो यहां से हो जाएंगे। तो सबसे पहले n² माइनस क्या कर लेंगे, एक तो 4n कर लेंगे, एक माइनस का 13n कर लेंगे, प्लस 52 अलग पड़ा है, और बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे इधर इस साइड। थोड़ा मैं ये सूत्र मिटा देता हूं एक बार के लिए, यहां करते हैं सोल्व। तो देखो इसमें से कुछ कॉमन लेना है, और इसमें से कुछ कॉमन लेना है। ये समीकरण आपको पहले समझा रखी है अच्छे से, दोबारा समझ लो। n पहले वाले में n आ रहा है कॉमन, n कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, 1n बचा, सिर्फ सिंगल वन n। और ये माइनस का, तो माइनस यहां से n तो कॉमन ले लिया हमने, ये n है, यहां बचा सिर्फ 4। अब देखो यहां पर क्या है, n-4 है ना, तो इधर ही n-4 बनेगा अपने आप ही, ध्यान देना। पहले बना था, नहीं तो फिर भी बनेगा, ना बने तो भी देखो 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लिया तो 13n में से 13 कॉमन लिया, तो यहाँ पे n बचा, और 52 में से 13 कॉमन लिया तो 4 बचा, माइनस और साथ में कॉमन ले लेंगे। तो फिर ये वापस 13n का 13 का अंदर गुणा करेंगे, तो सेम का सेम आ जाएगा, बराबर 0। अब फिर इसमें से क्या करेंगे, n-4 इसमें से कॉमन लेंगे, यहां बचा n, यहां बचा 13 माइनस का, और इस तरीके से 0। अब क्या करना है कि देखो n का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इधर से n का मान क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरीके से n के 2 मान आ रहे हैं। ठीक है, तो n के 2 मान आ रहे हैं ना, जो n बराबर 4 और n बराबर 13, तो दोनों प्लस में है ना, दोनों प्लस में है, दोनों धनात्मक है, तो दोनों ही मान माने जाएंगे। कभी ये होता है कि पूरा पूरा नहीं आता तो नहीं मानते, पूरा पूरा आ गया और दोनों प्लस में आ गए तो मान लेंगे। अतः दोनों ही मान है। अतः पदों की संख्या 4 या 13 है।
ठीक है, चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास ये 14वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग करना है। तो देखो S करना है, याद करना है, 1000 प्रथम धन पूर्णांकों का याद करना है। तो जो धन पूर्णांक है वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं, प्लस में 2, इस प्रकार से 3 प्लस डैश 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 1000 तक करना है हमें। तो यहां देखो सीधा सीधा क्या कर रहा है, S अगर 1000 ज्ञात करें तो अगर ये फॉर्मूला लगाएं n/2 वाला और a प्लस l वाला तो लग सकता है। यहां पर एक बार n लिख देते हैं, Sn बराबर क्या मिलेगा हमें, n की जगह है, सॉरी यहां पर 1000 बनेगा। अभी 1000 पदों का कर रहे हैं योगफल, तो 1000/2 और a कितना है हमारे पास 1 और अंतिम पद कितना है 1000। इसको काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो 500 गुणा में, इस तरीके से 500 गुणा में कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। अब देखो 2 जीरो तो पीछे आएगी, 5 एकम 5, फिर 2 जीरो फिर आ जाएगी, फिर 5 एकम 5, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, 1000 पदों का योगफल। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। योग किस तरीके से होगा, देखो 1 से शुरू होकर 2 और 3 इस तरीके से n तक जा रहा है। हमें नहीं पता, पहले हमें 1000 दे दिया था, अब की बार हमें नहीं पता, इसलिए सीधा सीधा फॉर्मूला Sn/2 a प्लस l वाला लगाएंगे। यहां पर देखो Sn याद करना है, जब n/2 पदों की संख्या नहीं पता, लेकिन यहां पर बटा में 2 ठीक है, और a पहला पद है ये हमें पता है, लेकिन अंतिम पद n है। कितने पद है, ये लगातार संख्या चल रही है, 1 पद 2 पद 3 पद, ये तीसरा पद हो गया 3 नंबर पे। तो सीधे सीधे संख्या चल रही है, तो ये अंतिम पद n तक ही है। n धन पूर्णांकों करना तो सीधा सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। यहाँ पे n+1 लिखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं, बटा में 2 Sn। इस तरीके से ये होते हैं प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल का सूत्र भी बनता है। ये एक तरीके से याद कर लेना इसको, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल का सूत्र n+1/2। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारे पास है 15वां उदाहरण। क्या कह रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n दे दिया है, दे रखा है। तो हमें क्या करना है, S24 ज्ञात करना है। एक बात याद रखें, S24 ज्ञात करना है। n मतलब यहाँ पे 24 आ गया, ये तो कंप्लीट है, लेकिन n/2 और 2a + n-1 और d, a भी चाहिए और d भी चाहिए। अब प्रथम ये कह रहा है कि nवां पद क्या दे रखा है, nवां पद यहाँ पे दे रखा है an बराबर कितना दे रखा है 3 + 2n दे रखा है। इसका अर्थ है पहला पद a1 क्या होगा, एक नंबर लिख देंगे, किस किस गए n किस गए, तो ये कितना बनेगा 3 + 2 3 और 2 5, a1 5 बना। इसी तरीके से a2 और निकाल लेते हैं, 3 + 2 × 2 3 + 4 और ये बना 7। इस तरीके से हम a3 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये nवां पद है तो प्रथम पद आ जाएगा, पहला पद फिर दूसरा पद, है ना। उस तरीके से 7वां पद 8वां जितना भी आएगा हमें पता नहीं है, लेकिन हम तो 3 पद निकाल लेते हैं। 3 पद निकालते प्रथम पद तो हमारे सामने आ ही गया, और d भी 3 पदों से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि AP दे रखी है। 3 + 2 × 3
तो ये 3 प्लस 3 दूनी 6 प्लस ये बराबर 9। तो D क्या होता है, A2 माइनस A1 होगा। A2 कितना है, देखो ये 7 है, माइनस 5 हो गया, तो ये बना 2। डिफेंस जो हमारा आया 2। इसी तरीके से A3 माइनस A1 भी कर लो, चाहे 9 माइनस 7 कर दो तो भी 2 आया। इस तरीके से बात बनी। अब बात यूं आती है कि देखो हमें पूछ रहा है कि प्रथम 24 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो हम ज्ञात करेंगे 24 पदों का योगफल। इसका अर्थ है हमसे पूछ रहा है S24, जहां पर n बराबर 24 हो गया। तो Sn का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो ये फॉर्मूला यहां पर सीधा सीधा S24 में लगा दोगे, तो 24/2, क्योंकि n की इसकी वैल्यू होती है, और 2 गुणा a कितना है 5 प्लस n फिर 24 माइनस 1 और d कितना हमारे पास 2। ये 12 बार जाएगा सीधा सीधा यहां से, और 5 दूनी ये 10 आ गया, और प्लस 24 में से क्या 23 गुणा 2 कर देंगे, सोल्व करेंगे। 12 गुणा में 10 प्लस 23 गुणा 2 46, 12 गुणा में 46 और 10 ये 56 हो गया। 12 छिक 72, 12 छिक 72 का 2 अंशल 7 और 12 5 60 और 7 67, ये बना S24 672। इस तरीके से इतना ही काम करना है बस, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो अभी ये हमारे पास क्वेश्चन है 16, उदाहरण नंबर इसका लास्ट उदाहरण है। तो ये कह रहा है कि टीवी सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। बस यही बात आपने पकड़नी है कि निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ है एक निश्चित अंतर बन रहा है, इसका अर्थ है एक सार्व अंतर निश्चित जा रहा है, इसका अर्थ है एक समांतर श्रेणी बन रही है। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष का उत्पादन, जबकि देखो और 10वें वर्ष का उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन। तो ये तो ए ज्ञात करना है प्रथम वर्ष वाला, और एक ये 10वें वर्ष वाला में तो ए 10 ज्ञात करना है, और ये 7 वर्षों में कुल उत्पादन, इसका अर्थ है ए S7 ज्ञात करना है। तो पहले ये देखो निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में, इसका अर्थ है A3 दे रखा है 600 और A7 दे रखा है 700। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार जो ये हमारे पास निश्चित संख्या में वृद्धि होती है ना, प्रत्येक वर्ष वृद्धि एक निश्चित क्या कह रहा है समान रूप से वृद्धि होती, समान निश्चित संख्या में होती है। अब निश्चित संख्या में होती है, अतः यह एक समांतर श्रेणी का रूप होगा। तो इसका अर्थ है यहां पर A3 आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है 600, और A7 आपको दे रखा है 700। ठीक है, सोल्व करेंगे तो a प्लस 2d दे रखा है बराबर 600। देखो इसको a प्लस 2d लिख सकते हैं, इसको a प्लस 6d लिख सकते हैं, 6d लिख सकते हैं 700। ये समीकरण पहली और ये समीकरण दूसरी, दूसरी में से पहली समीकरण घटाते हैं तो a समीकरण देखो समीकरण 2 माइनस क्या करेंगे समीकरण 1 कर देंगे सिंपल तरीके से, या इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो a प्लस 6d बराबर 700 और a प्लस 2d
बराबर 600, घटा रहे हैं तो माइनस माइनस एंड माइनस, ये तो कट गया। और ये कितना 6d में से 2d जाएंगे तो 4d बचेंगे, और 700 में से 600 जाएंगे तो 100 बचेंगे। d बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4, इसके बटा में जाएगा तो 25 बार जाएगा। ये d का मान 25 आया, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पर देखो a प्लस 2d, 2 गुणा d कितना है 25 है, बराबर 600। तो a प्लस 25 गुणा 50 बराबर 600, 50 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, a बराबर 600 माइनस 50, ये बचेगा 550। अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में जो उत्पादन है हमारे पास 550 है टीवी सेट। अब इसका करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है 10वें वर्ष में उत्पादन, तो A10 भी याद करना है। तो A प्लस 9D होता है ये 10, A कितना है 550 और प्लस 9 गुणा D, ये कितना है 25। ये देखो 550 तो ठीक है, 25 नहीं में 225 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 5 5 5 और 2 7 और 7, तो ये A10 आ गया 775, ठीक है। और अब निकालते हैं इसका, देखो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो एक तो S7 निकालना है हमें, तो 7/2 सूत्र आप लिख दोगे आराम से, 2 गुणा A कितना आया था 550, A यहां से 550 ले लेंगे, और प्लस सेम n कितना 7 माइनस 1 और D 25 है। सोल्व करेंगे तो देखो 7/2 550 मतलब ये हो जाएगा 1100 गुणा में, जैसे 2 करेंगे ना 550 का गुणा, है ना, तो ये 1100 बन जाएगा, प्लस 6 गुणा 25 हो जाएगा, ये 7 में से क्या 6 गुणा 25। सोल्व करेंगे 7/2 और ये 1100 गुणा प्लस में 6 25 ठीक है 150, 150 बटा में 2 है, इसके अंदर सीधा भी बटा में 2 कर सकते हैं, लेकिन उनको जोड़ के भी कर सकते हो, दोनों चीज चलेगी। तो जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 1250, 1250 का आधा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये बना 625, 7 गुणा 625, 7 का 625 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 का 5 हंसल 3, 7 गुनी 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17 का 7 हंसल बची 1 और 7 6 42 और 1 43, 43 75 बनेगा S7 इस तरीके से। तो देखो एक आंसर ये अलग से लिखना होता है, एक आंसर यहां पर प्रथम वर्ष में उत्पादन, और एक आंसर ये लास्ट वाला, लास्ट में तीनों आंसर एक साथ लिख सकते हो, नहीं तो यहां पर पहले का आंसर लगा दो, यहां पर पहले का आंसर, यहां पर दूसरे का आंसर, यहां पर तीसरे का आंसर, इस तरीके से लगा सकते हो। तो ये हमारे देखो 5 ही प्रश्नावली कंप्लीट है पूरी आज की डेट में, 16 तक उदाहरण पूरे हो गए। पूरी प्रश्नावली को कीजिए, कुछ क्वेश्चन उठाइए और टेस्ट करने का प्रयास कीजिए। आज की क्लास इतनी बस, धन्यवाद।